नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं, समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, आप वहां वोट करते हैं और नतीजे आप देखते हैं जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। आज हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रयास करेंगे उनको दिखाने का। बड़े मुद्दे, आज बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मुद्दा पहला, शुरुआत इसी से करेंगे। शेख हसीना को धोखा वहां की जनता ने, यानी वहां की आवाम ने दिया और महिला पीएम उनको क्या बर्दाश्त नहीं थी, ये मुख्य मुद्दा जो है, इसके बारे में विस्तार से हम एनालिसिस करेंगे। आज आगे बढ़ेंगे, फिर अगले फ्लोर ग्राफिक्स में शेख हसीना के बाद आपको बताएंगे ब्रिटेन में भारतीय सुरक्षित नहीं है क्या, इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। दंगों की आग में ब्रिटेन जल रहा है और क्या कारण है ये आप भी जानते हैं। चरमपंथ वहां पर कहां से आया, कैसे आया, ये आपको भी समझाएंगे विस्तार से, लेकिन बताएंगे हमारे रिपोर्ट में भी। और फिर अगले फ्लोर ग्राफिक्स में बात करेंगे मुजीबुर रहमान का अपमान। जिस व्यक्ति को ये अपना देश का राष्ट्रपिता मानते थे, जिन्होंने आज़ादी में हाथ बटाया, आज़ादी दिलवाई, उसी की मूर्ति को ये कट्टरपंथी तोड़ रहे हैं। फिर कहते हैं हम स्टूडेंट्स हैं और ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात जो है वो है राहुल की किसान वाली राजनीति। क्या किसानों से मुलाकात की बात पर अपडेट क्या है और क्या कुछ होने वाला है। किसान राजनीति का एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों तरफ से बराबर का चल रहा है। और फिर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाए सरकार, ये तो हमारी भी मांग है। और मुख्य तौर पर क्या हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, ये तो फ्लोर ग्राफिक्स आपको दिखाया। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। बांग्लादेश में कट्टरता की भीड़ ने आरक्षण के बहाने जो लकीर खींची है, उसने दुनिया के सामने एक नाटकीय तस्वीर छोड़ दी है। बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का उपद्रवियों ने जमकर अपमान किया है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति खंडित कर दी। अपमान की यह तस्वीर बांग्लादेश से न्यूयॉर्क तक देखी गई। शेख मुजीबुर रहमान का राजनीतिक जीवन 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब वह बंगाल मुस्लिम छात्र लीग में शामिल हुए थे, जिसके बाद बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व उन्होंने किया। लेकिन बीते दिनों ढाका से न्यूयॉर्क तक जो कुछ हुआ, इसने एक नया इतिहास लिख दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में आरक्षण के बहाने शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ने की साजिश को दुनिया के पटल पर एक नाटकीय तस्वीर छोड़ दी गई। बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का उपद्रवियों ने जमकर अपमान किया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति खंडित कर दी। ये तस्वीर सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी देखी गई, जहां बांग्लादेश की एम्बेसी में विरोध प्रदर्शन किया गया। दूतावास में तोड़फोड़ की गई। इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया, जहां लोग आपस में भिड़ गए। शेख मुजीब की तस्वीर को हटा दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान का राजनीतिक जीवन 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब वो बंगाल मुस्लिम छात्र लीग में शामिल। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के छात्र संघ का नेतृत्व किया और जल्द ही अपने अद्वितीय नेतृत्व कौशल के लिए पहचान बनाने लगे। इसके बाद 1949 में शेख मुजीबुर रहमान ने आवामी लीग की स्थापना की, जो जल्द ही बंगाली राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रतीक बन गई। उन्होंने बंगाली लोगों के अधिकारों और स्वायत्तता के लिए जोरदार संघर्ष किया। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा जॉय बांग्ला आज भी हर बंगाली के दिल में गूंजता है। साल 1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने कुशल नेतृत्व से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। 7 मार्च 1971 को दिए उनके भाषण ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली, जिसके बाद लगातार लोकतांत्रिक संघर्ष के जरिए बांग्लादेश विकास की ओर बढ़ता रहा। लेकिन बीते दिनों बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, इसने एक नया इतिहास लिखा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, जहां पर कहा जा रहा है कि बॉर्डर में जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो पहुंच रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पोल भी आपको दिखाते हैं, जो पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर। बांग्लादेश में हुआ मुजीबुर रहमान का अपमान, 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। बहुमत ये मानता है कि बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का अपमान हुआ है।
चलिए, बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंसा के बीच भारत में घुसपैठियों का खतरा बढ़ गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए जरूरी समाधान है एनआरसी लाना। बांग्लादेश की हालातों को देखते हुए एनआरसी लागू करने का यह सबसे सही टाइम है, सबसे सही वक्त है। बता दें कि एनआरसी एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है, इसलिए एनआरसी को अभी पूरे देश से जोड़ के नहीं देखा जा रहा है। ये असम के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था। अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया है और बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए अब इसे पूरे भारत में लागू करने की जरूरत है। भारत से कोई भी यानी बाहर से कोई भी घुसपैठिया भारत की सीमा में प्रवेश ना कर सके, इस पर भी रोक लगाना है। आज के हालातों से पैदा हुए खतरे को रोकने के लिए एनआरसी लागू करना और भी जरूरी है। देखिए यह विशेष रिपोर्ट कैसे बांग्लादेश की स्थिति के बीच घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए। भारत में घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में घुसपैठियों से बचाव का एकमात्र समाधान है एनआरसी। जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं, इन हालातों के मद्देनजर एनआरसी लागू करने का ये सबसे सही वक्त है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एनआरसी। एनआरसी एक रजिस्टर जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल ये असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। एनआरसी के तहत भारत का नागरिक साबित करने के लिए किसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसके पूर्वज 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए थे। अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए इसे पहले असम में लागू किया गया और बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में अब इसे पूरे भारत में लागू करने की जरूरत है। एनआरसी या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल का मकसद अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को बाहर निकालना है। कोई भी घुसपैठिया भारत की सीमा में प्रवेश न कर सके, इस पर भी रोक लगाना है। आज के हालातों से पैदा हुए खतरे को रोकने के लिए एनआरसी लागू करना और जरूरी हो जाता है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किए जाने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता और हिंदू निशाने पर हैं। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। काली मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की आड़ में हिंदू परिवार की हत्या हुई। इन सब के बीच भारत सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश की नई व्यवस्था और फौज के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाने की भी पूरी तैयारी और चौकसी रखी जाए। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश के हालातों पर भारत की पैनी नजर है, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि हम एनआरसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। आखिर क्यों जरूरी हो जाता है एनआरसी? इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत के कुछ राज्यों की डेमोग्राफी सिर्फ अवैध घुसपैठियों के चलते बदल गई, जिसमें 5 राज्य वो हैं जो बांग्लादेश की सीमा से सटे। बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए 5 राज्य, जिनमें पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम शामिल हैं। इन राज्यों में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ रही, जिसमें अवैध घुसपैठिए भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अवैध घुसपैठियों द्वारा इन राज्यों में हिंदुओं को प्रताड़ित करने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। हाल ही में झारखंड चुनाव के प्रचार के दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा था कि असम में घुसपैठियों की वजह से आज मुस्लिमों की तादाद पर वो 40% से अधिक पहुंच गई, जो इस राज्य के साथ साथ इस देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और बांग्लादेश की आज की परिस्थिति भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज की तारीख में एनआरसी को लागू करना ही समय की सही मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देश को अगर बचाना है तो एनआरसी को लाना है, ये आवश्यक है। हमने केवल आपको एक पैकेज नहीं दिखाया, हम इसको आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, मैप के माध्यम से और डिटेलिंग के माध्यम से बताएंगे। अभी आपके टीवी स्क्रीन पर वो भी आएगा, जिससे आप इसको और बेहतर समझ सकेंगे कि आखिर कैसे डेमोग्राफी भी चेंज हो गई है, कहां पर ये कट्टरपंथ जो है वो चल रहा है और क्या असर हो रहा है। ये लीजिए, ये देखिए, ये भारत के नक्शे के साथ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का नक्शा है, उसके पड़ोस में कौन कौन से भारत के स्टेट्स हैं, कौन से राज्य हैं। पश्चिम बंगाल है और साथ ही साथ त्रिपुरा है, मिजोरम है,
असम है, मेघालय है, तो ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर घुसपैठ का खतरा है, अधिक खतरा जहां पर जो है उसी के बारे में आपको हम बता रहे हैं। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में खतरा है। अब 5 राज्यों की कैसे बदली डेमोग्राफी पश्चिम बंगाल के हिसाब से 2001-2011। देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 73% 2001 में और 2011 में 71%। और साथ ही साथ अब आइए असम की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। 64% था और कितना बदलाव उसमें आ गया। फिर त्रिपुरा का देखिए 85%, फिर 83%। 10 सालों के अंदर अंतर कितना आया है। मेघालय में 13 से फिर सीधा 11% हो गया। अब मिजोरम में आते हैं, 3.60 से लेकर 2.75%। ये हिंदुओं की आबादी कैसे गिर रही है। पश्चिम बंगाल में कैसे मुसलमान बढ़ा है, 25% से लेकर सीधा 27%। और अब देखिए असम में 30% से लेकर सीधा 34%। 2001 में 2011 में त्रिपुरा में 7 से लेकर 7.95 से लेकर 8.60। मेघालय में 4.37 से 4.399%। और ये मिजोरम की बात करें 1.10 से 1.14%। उन क्षेत्रों में भी जहां पर मुश्किल है। और ये पश्चिम बंगाल में 25 से सीधा 27, यहां पर असम में 30 से सीधा 34। ये डेमोग्राफी चेंज है, 5 राज्यों की डेमोग्राफी आपको हम दिखा रहे हैं जो कि लगातार यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है। असम के हिसाब से, मेघालय के हिसाब से, त्रिपुरा के हिसाब से, ये 5 राज्यों के ग्राफिक्स हमने आपको दिखाए। चलिए, इसी खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, कट्टरपंथियों ने दिया अपने पीएम को धोखा। तो 97%, 97% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 3% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत ये कहता है कट्टरपंथियों ने अपनी प्रधानमंत्री को धोखा दे दिया है। बांग्लादेश में बेकाबू हो चुके हालात ने अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी और विशेषकर हिंदुओं को सबसे ज्यादा वहां पर प्रताड़ित किया है। सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनको वहां पर झेलनी पड़ी है। पुलिस प्रशासन या कानून व्यवस्था के नाम पर बांग्लादेश में कुछ भी बचा नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संसद में विदेश मंत्री ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए जो स्टेटमेंट दिया वह डिप्लोमेटिक भाषा की दृष्टि से स्ट्रांग मैसेज कहा जा सकता है। उन्होंने माना कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, ऑफिसेज यानी उनके व्यापारिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा आंदोलन शेख हसीना को हटाने के लिए किया गया। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि ये आरक्षण को हटाने के लिए किया गया छात्रों का आंदोलन सामान्य आंदोलन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक आंदोलन था जो बाहरी शक्तियों से प्रभावित था और बांग्लादेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए था। संसद में दिए विदेश मंत्री के इस बयान का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी अलग अलग तरीके से इसको समझने का प्रयास कर रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति चिंता ये जताकर विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख को भी संदेश दे दिया है। विश्व में जहां कहीं भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, हिंदुस्तानियों के प्रति हिंसा हुई है, भारत सरकार ने आगे आकर कमान संभाली है। देखिए हिंदुओं की चिंता को लेकर भारत सरकार का क्या कहना है। देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा रुक ही नहीं रही। बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता और हिंदू निशाने पर लिए जा रहे हैं। हरधन रॉय नामक हिंदू पार्षद को रंगपुर में मार डाले जाने की खबर है। साथ ही इस्कॉन के मंदिरों में भी तोड़फोड़ मचाई गई। काली मंदिर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। प्रदर्शन की आड़ में हिंदू पत्रकार की भी हत्या कर दी गई। इन सब के बीच भारत सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मोदी सरकार को बांग्लादेश की नई व्यवस्था और फौज के समक्ष ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत में कई वामपंथी इस अराजकता को युवा शक्ति और लोकतंत्र की जीत बताकर इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जबकि मुल्क के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति ही तोड़ डाली गई। बांग्लादेशी मीडिया भी हिंदुओं पर हमले की खबरें बता रहा है। बांग्लादेश की प्रमुख समाचार वेबसाइट द डेली स्टार के मुताबिक देश में 5 अगस्त 2024 को कम से कम 27 जगहों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उनकी दुकान, मंदिर और घर तोड़ डाले गए। बांग्लादेश के कालीगंज में 4 हिंदुओं के घर लूटे गए, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। लाल मोनीर हाट में भी कई हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर हमला हुआ। हथीबंधा में हिंदुओं के 12 घरों को आग लगा दी गई।
दिनाजपुर में भी हिंदुओं के कई मकान तोड़े गए, कई मंदिरों पर ही हमला हुआ और इनमें मूर्तियां तोड़ी गयी। बांग्लादेश के बड़े तटीय शहर खुलना में भी हिंदुओं के घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की गई। बांग्लादेश के खुलना में भी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया, यहाँ रखी मूर्तियां तोड़ दी गयी। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस मंदिर में हिंदू समुदाय के छुपने के बाद हमला किया। शरण लेने वाले यहाँ से भाग गए, लेकिन मूर्तियों को काफी नुकसान पहुँचा। इसके अलावा मौलवी बाजार में भी काली मंदिर पर हमला किया गया। इस मंदिर को आग लगा दी गई। ट्विटर पर डाली गई एक वीडियो में दावा किया गया कि एक हिंदू व्यक्ति को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया। ठाकुर गांव में भी हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया और मंदिर तोड़े गए। ये तो वो मामले हैं जो जैसे तैसे मीडिया के सामने आ गए। जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में बने हैं, उसमें कहना मुश्किल है कि कट्टर इस्लामियों द्वारा प्रदर्शन की आड़ में न जाने कितने हिंदुओं की हत्या की जा रही होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ऐसी भयानक परिस्थिति में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा कौन करेगा। गौरतलब है कि बांग्लादेश में जुलाई महीने से ही आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। इस प्रदर्शन को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया और इसके बाद भारी हिंसा हुई। ये हिंसा अगस्त में और बढ़ गई और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सोमवार को ढाका छोड़कर भारत आ गई, जिसके बाद से बांग्लादेश में अराजकता की आग और बढ़ गई, जिसमें इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो देखा आपने क्या हो रहा है हिंदुओं का, और ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। जितनी वीडियोस आती हैं हम आपको वो दिखाने का प्रयास करते हैं। खास तौर पर एक वीडियो ये भी आया है कि नदी किनारे जो बांग्लादेश का और भारत का बॉर्डर है, वहां पर जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज के लोग हैं, वो नदी के किनारे तक पहुंच गए हैं। नदी के किनारे तक पहुंच के अब वो पार करना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी तस्वीरें, ये लीजिए, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, इसको हम वेरीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अभी लेटेस्ट जो तस्वीर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं और ये हिंदू हैं, और ये हिंदू जो हैं बॉर्डर क्रॉस करके अब भारत में आना चाहते हैं। ये इनकी स्थिति है, इनको वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, यहां सरकारों को ये देखना होगा कि अब यहां पर एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्या बांग्लादेश, जो कि भारत से ही आप समझिए अलग हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इन दोनों क्षेत्रों में हिंदुओं का कितना बुरा हाल है, और अब क्या हिंदुओं को भारत में ही आना पड़ेगा। जो शुभेंदु अधिकारी का बयान था, जो उनका स्टेटमेंट था, 1 करोड़ हिंदुओं को भारत में आना, स्वागत तो हम हिंदुओं का पूरे विश्व से करते हैं भारत में, लेकिन सबसे पहले सनातन हम चाहते हैं पूरे विश्व में सही से रह पाए, हिंदू हर जगह शांति से, अमन चैन से रह सकें। और अगर जो कट्टरपंथी हैं वो परेशान करते हैं तो उनको उनकी भाषा में ही सबक सिखाना चाहिए। हमारी फौज इतनी ताकतवर है, हमारी सरकार इतनी ताकतवर है कि जवाब दे सकती है। और ये लेटेस्ट वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव सुदर्शन न्यूज पर, जहां पर ये बताया जा रहा है कि बॉर्डर तक जो हिंदू भाई हैं वो पहुंच चुके हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। बॉर्डर के उस पार बीएसएफ के जवान जो हैं वो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी अब चुनौती बड़ी है कि उस पार से कोई इधर ना आए। लेटेस्ट तस्वीरें सबसे एक्सक्लूसिव हमने आपको सुदर्शन न्यूज पेज दिखाई हैं, ध्यान से देखिए। पुष्टि अभी हम इसकी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर हिंसा का माहौल है और खबर की पुष्टि करना थोड़ा सा मुश्किल है। ये तस्वीर आप देख के सोच सकते होंगे हिंदुओं का क्या हाल होगा। इसलिए कहते हैं हिंदुओं को मजबूती से एक साथ रहना चाहिए और धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, अपने धर्म में लोगों को बुलाना चाहिए। पोल में हमने आपसे पूछा बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत को बचाना चाहिए, 98% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 2% लोगों ने ना में जवाब दिया। बहुमत यह मानता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत को बचाना चाहिए। तो ये हमारी जो पोल के माध्यम से आप जो खबर को देख पा रहे हैं, हम आपसे अनुरोध करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लीजिए और आपने जो प्रतिक्रिया दी होगी वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे 98% 98% लोगों ने यहां पर हाँ में जवाब दिया है, बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत को बचाना चाहिए, 98% लोग ये मानते हैं।
ये हमने आपको आराम से पूरा पोल दिखाया और हमने ये मांग की है कि भाई बचाना चाहिए भारत सरकार को। अब देखिए, केवल बांग्लादेश में बुरा हाल नहीं है, एक और जगह है वहां पर भी बुरा हाल है और तार जुड़ते हैं। तार कैसे जुड़ते हैं? ब्रिटेन के कई इलाकों में इन दिनों हिंसा हो रही है, हिंसा की जद में है। साउथ पोर्ट में एक डांस क्लास में चाकूबाजी की घटना के बाद हिंसा रुकने की नाम नहीं ले रही। बता दें कि चाकूबाजी की घटना में 3 लड़कियों की मौत हो गई थी। इसको लेकर करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस बीच भारत ने सावधानी बरतते हुए अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। लंदन में भारतीय उच्च आयोग ने यह कहते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि भारतीय यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति के कारण भारत में आने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो यूके में यात्रा करते समय सतर्क रहें और सावधानी बरतें। देखिए यूके में हिंसा की खबरों के बीच भारतीय एडवाइजरी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्रिटेन के कई इलाकों में बीते करीब 1 हफ्ते से हिंसा का दौर जारी है। साउथ पोर्ट में एक डांस क्लास में चाकूबाजी की घटना के बाद दंगे रुक नहीं रहे हैं। चाकूबाजी की घटना में 3 लड़कियों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के संबंध में कम से कम 100 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसी बीच भारत ने एहतियाती कदम उठाते हुए अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल लंदन में भारतीय उच्चायोग ने यह कहते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि भारतीय यात्रियों को यूनाइटेड किंगडम के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई अशांति के बारे में पता होगा। लंदन में भारतीय उच्चायोग स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत से आने वाले पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वो यूके में यात्रा करते समय सतर्क रहे और सावधानी बरते। स्थानीय समाचार और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी की गई सलाह का पालन करना और उन क्षेत्रों से बचना उचित है जहां विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लैकपूल, स्टॉक-ऑन-ट्रेंट, बेलफास्ट, नॉटिंघम और मैनचेस्टर में पथराव देखने को मिला था। होटल की खिड़कियां तोड़ दी गई थी जहां देश में शरण चाहने वाले ठहरे हुए थे। साथ ही दुकानों पर हमला किया गया और आग लगा दी गई। वहीं भीड़ और पुलिस के बीच कई झड़पें भी हुई है। वहीं ब्रिटेन के गृह मंत्री यवेट कूपर ने भीड़ को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस तरह के आपराधिक अव्यवस्था और हिंसा की कीमत चुकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ब्रिटेन भी कट्टरपंथ की आग में जल रहा है। मैंने कहा था तार जुड़ते हैं और तार जुड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, उनको रोका जाए यहाँ पर। अब देखिए, खुद ये वो देश है ब्रिटेन जो आग से खुद खेल रहा था, जो भारत को बांटने के लिए हिंदुओं को मुसलमान से लड़ा रहा था, डिवाइड एंड रूल। अब अपने हाल देश का ये देखे, ब्रिटेन बन रहा है भारतीयों के लिए खतरनाक। ये भी हमने आपसे प्रश्न पूछा तो 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया। ओलंपिक्स में कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, एक बॉक्सर को लेके। वो खबर आपको बताते हैं। पेरिस में चल रहे ओलंपिक के बीच अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफ ने बड़ी बात कही है और ये बड़ी बात क्या है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि ओलंपिक्स में ये मेन मुद्दे के रूप में चल रहा है। उन्होंने अपने लिंग को लेकर गलतफहमियों के कारण हुई दुर्भावनापूर्ण जांच पर अपनी व्यथा व्यक्त की है, अपना दुख व्यक्त किया है। इमान खलीफ ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उनके लिंग के बारे में गलत धारणाओं के कारण उन्हें घृणित जांच का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके क्रोमोसोम्स के बारे में जो कहा जा रहा है कि मेल क्रोमोसोम्स हैं, जिससे उनकी मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचा है। साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित होने के बाद एथलीटों को धमकाना बंद करने का आह्वान किया है। ये बात उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के एक शो में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कही थी। क्या कुछ कहा, देखिए मुक्केबाज की ये दर्द भरी कहानी। पेरिस ओलंपिक के बीच अल्जीरियाई मुक्केबाज इमान खलीफ ने अपने लिंग को लेकर गलतफहमियों के कारण हुई कड़ी और दुर्भावनापूर्ण जांच पर अपनी व्यथा व्यक्त की है। इमान खलीफ ने कहा कि उनके लिंग के बारे में गलत धारणाओं के कारण उन्हें घृणित जांच का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी मानवीय गरिमा को नुकसान पहुंचा है। और साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित होने के बाद एथलीटों को धमकाना बंद करने का आह्वान किया। अल्जीरियाई एथलीट ने रविवार रात को एसोसिएटेड प्रेस के स्पोर्ट्स शो में एक साक्षात्कार के दौरान अपनी व्यथा सुनाई।
इस अनुभव को ईमान खलीफ ने अशांत अनुभव बताया है। खलीफ ने अरबी में एथलीट ने इस मंच का उपयोग एथलीटों द्वारा सामना की जाने वाली बदमाशी और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए किया। इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अव्यवहार से व्यक्तियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। खलीफ और अब पूरा मामला ये है कि भाई इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेल क्रोमोसोम्स हैं और ये इसी को लेकर इनको कहा जाता है कि ये एक फीमेल बॉक्सर नहीं है, इन पर आरोप ये लगाया जाता है। खैर, हम दोनों बातों का समर्थन नहीं करेंगे। जो खबर है आपको दिखा दी, पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको दिखा दें। लैंगिक गलतफहमियों का अंत होना चाहिए। 93% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 7% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो ये महत्वपूर्ण खबर हमने आपके लिए इसलिए लाई कि भाई ये पूरी दुनिया में हल्ला चल रहा है कि भाई आखिर ये जीत रही हैं लगातार, तो क्या ये इनको एक मेल के रूप में देखा जाए या फीमेल के रूप में देखा जाए? ये प्रश्न हम आप पर भी छोड़ते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक के 11वें दिन भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने, तस्वीरें दिखाएंगे, जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नीरज आज जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे। उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर पर फेंक दिया। लगभग 90 का आंकड़ा पास आने वाले थे। ये नीरज का सीजन बेस्ट थ्रो था। नीरज के प्रतिद्वंदी ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.63 मीटर और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.59 मीटर 86.59 मीटर का थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वहीं भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट की भी बात करें अगर, तो उन्होंने भी 50 केजी के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना, इनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, लिवाच को हराया है। विनेश का सेमीफाइनल मुकाबला क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जापान के ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को 3-2 से हराया। सुसाकी 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सुसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे, लेकिन विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैंतरे से मात दे दी है। ओलंपिक्स की बात करी, चलिए वापस आते हैं देश में, अपनी बात करते हैं, देश की बात करते हैं। बात करेंगे अब राहुल गांधी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी ने आज शाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से दिल्ली में संसद भवन में मुलाकात की है, जिसके बाद किसान नेताओं को लेकर जोर देते हुए कहा कि संसद के आगामी विंटर सेशन में राहुल गांधी एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल ला सकते हैं। साथ बैठक में शामिल किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बड़ी बैठक करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा और सर्व सेवा संघ के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है, जहां बैठक में सभी फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद की गारंटी, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। किसान नेता अविक साहा ने बताया कि राहुल गांधी के साथ सफल बैठक हुई है। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बड़ी बैठक करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आगे की रणनीति और किसानों की मांगों पर कैसे काम होगा यह तय किया जाएगा। राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले किसान नेताओं में योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल, सुनीलम, सत्यवान हनानन मोला और रंजन रामचंद्रन, क्षीर सागर, प्रेम सिंह गहलावत, अविक साहा, ताजिंदर सिंह, रामिंदर सिंह शामिल हैं। ये किसान नेता 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन 1.0 से जुड़े हुए थे, जो नवंबर 2021 में खत्म हुआ था। तो क्या ये फिर से आंदोलन वाले ही किसान हैं जो कि विपक्ष के साथ इस वक्त हैं, और क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सरकार कहती है कि अगर एमएसपी देनी थी तो पिछली सरकार में क्यों नहीं दे दी गई। इस पर एमएसपी तो हम देते ही हैं, लेकिन इस पर बिल की आवश्यकता क्यों है, इस पर कानूनी गारंटी की आवश्यकता क्यों है? और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि किसानों पर राहुल गांधी कर रहे हैं राजनीति, क्योंकि अभी मिलने का अर्थ क्या है। 91% 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया।
बांग्लादेश की बात कर रहे थे तो आपने तस्वीरें देखी कैसे हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। बॉर्डर तक हिंदू पहुंच रहे हैं। लेकिन एक ऐसे भी वर्ग की बात आपको बताएं जिसे कहते हैं वामपंथी मीडिया, जो कि समर्थक होता है अजीबोगरीब लोगों का। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पहुंची। बांग्लादेश की हालात पर कुछ वामपंथी पत्रकार भारत में भी इसी तरह के घातक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए, सोचिए भारत में भी ऐसा हो, वो ये लोग चाहते हैं और इनडायरेक्टली अपने अंदाज में, क्योंकि ये खुद को बुद्धिजीवी बोलते हैं, बुद्धिजीवी होते तो है नहीं, नकारात्मक बुद्धि कभी बुद्धिजीवी हो नहीं सकती, ये घातक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए बांग्लादेश की अराजकता का इस्तेमाल कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो आंदोलन हो रही है, हिंसा हो रही है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं देखिए सरकार पलट जाती है, डिक्टेटरशिप हट जाती है, एक सरकार लंबे समय तक टिके तो उसको सरकार को जनता हटा देती है। ये वामपंथी मीडिया कह रही है। वामपंथी प्रचारक जो खुद को पत्रकार बताते हैं, सो कॉल्ड पत्रकार, सूडो पत्रकार, इसी साल जनवरी में हुई चुनाव को बांग्लादेश में धांधली चुनाव की अफवाहें फैलाने में लग गए थे। माने कि जो चुनाव हो रहा था, जहां वोट पड़ रहे थे, उसमें इन्होंने धांधली नजर आ गई, उनको धांधली बता दिया और बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। सोचिए, एक महिला पीएम के साथ जो हुआ, उसको देश छोड़ना पड़ा, उसको ये सही ठहरा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, उसको सही ठहरा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे पत्रकार भारत में हिंसा भड़काने और बांग्लादेश में इस्लामवादियों के नेतृत्व में हिंसक विरोध प्रदर्शनों को तर्कसंगत बनाने का एक बेशर्म प्रयास भी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो केवल वही फोटो शेयर कर रहे हैं, जुबैर जैसे लोग जो ये फोटो शेयर कर रहे हैं कि भाई देखिए ये मुसलमान जो है मंदिर के आगे खड़े हुए हैं मंदिर को बचाने के लिए। मूर्खता की एक हद होती है, क्योंकि उनको मंदिर के आगे खड़ा इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर मंदिरों पर हमला हो रहा है। ये खबर का भंडाफोड़ हमने किया और ये वामपंथी जो मोर्चा है, जो कि भारत विरोधी है, उसका भी पर्दाफाश हमने किया है। पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने पूछा वो भी आपको बता दें। भारत में हिंसा फैलाना चाहता है वामपंथी मोर्चा, भारत में चाहता है ऐसा कुछ हो। 96% लोग ऐसा चाहते हैं, 4% लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन बहुमत जो है ये मानता है कि ये ऐसा ही वामपंथी मोर्चा चाह रहा है। बांग्लादेश में 1 महीने तक लगातार आरक्षण और सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना का न सिर्फ उनकी सत्ता गई बल्कि देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में हसीना सरकार का तख्ता पलट नाहिद इस्लाम नाम के शख्स के नेतृत्व में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों के चलते हुआ। वहीं दूसरी ओर कट्टर प्रदर्शनकारियों के आग में जलता पड़ोसी देश भारत के लिए भी अब चिंता का विषय है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत लगातार सतर्क है, जिसके तहत आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय बैठक की और उसकी भी जानकारी हमने आपको आज अच्छे से दे दी है। तो इसी के लिए आपको बताएं, बांग्लादेश में जारी इसी उथल पुथल पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी से खास बातचीत की है। वो सुनिए, राज्य जो सरकार क्या कह रही है, उससे आपको पता लगेगा सरकार का स्टैंड क्या है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, भारत पर कितना असर आप देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश हमारा मित्र देश है और वहाँ कोई भी घटना घटती है तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। सत्ता का पलट होना ये दुखदाई नहीं है। दुखदाई सबसे बड़ा ये है कि वहाँ कई सौ लोगों की हत्या हुई है, अराजकता बढ़ी है, आतंकवादी भागे हैं, भारत के बॉर्डर पर भागे हैं और वहाँ इस्कॉन मंदिर को जलाया जा रहा, तमाम मंदिरों को जला दिया गया, तमाम जो वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू है उनकी हत्याएं की गई, उनके प्रतिष्ठान लूटे गए, उनकी माताओं बहनों के साथ में अत्याचार किया गया। ये चिंता का विषय है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित हुआ था बांग्लादेश आजादी के बाद, लेकिन वहाँ विदेशी शक्तियों के कारण जो भी हलचल है, भारत का चिंतित होना इसलिए स्वाभाविक है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहा और देश के बगल का पड़ोसी राज्य में अगर आईएसआई की गतिविधियां या कोई विदेशी शक्तियों की जो भारत के प्रति लगाव नहीं रखते, शक्ति बढ़ती है अगर किसी की, तो भारत को सतर्क होना भी और उसके लिए चिंतित होना स्वाभाविक है।
आपने भारत को सतर्क कहने की बात कही है, तो जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं बांग्लादेश से, जिस तरीके से महिलाओं के अंग वस्त्रों को उछाल उछाल कर विजुअल्स आ रहे हैं, अभद्रता आ रही है, और उसको भारत में बैठे हुए बुद्धिजीवी जो है क्रांति का नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही बुद्धिजीवी हैं जिनको बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखता, जिनको पूरे दुनिया में सीए आने पर लगता है कि उनके घर में कुछ हो गया। वही लोग हैं जो छद्म धर्मनिरपेक्षी लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण का नंग नाच करते हैं। और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश की घटना पर अगर आप एक विपक्षी नेता का, जो वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर बोलता आप एक कांग्रेसी दिखा दो, एक सपाई दिखा दो, एक ही ममता जी का तृणमूल दिखा दो, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तुष्टीकरण के पुरोधा हैं। और इनकी जो मानसिकता है वो देशभक्ति की मानसिकता नहीं है। इनकी एन केन प्रकार वोट की राजनीति करो और किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्ति के रास्ता को तय करो। मैं समझता हूँ दुर्भाग्य है भारत के ऐसे राजनीतिज्ञों का, जो इस प्रकार के अत्याचार को देखने के बाद भी मौन है। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि यहाँ के प्रधानमंत्री एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना वो जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं, उन्होंने जब यमन के युद्ध से, यूक्रेन और रूस के युद्ध से और तमाम जगह के खतरनाक जगहों से भारतीयों को सुरक्षित निकाला है, तो बांग्लादेश में भी किसी पर आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल सर। और बात करें अगर वक्फ बोर्ड की, तो जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन किए जाने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि उस एक्ट में संशोधन की जगह जिस तरीके से उसने ज़मीन लूटी है वक्फ बोर्ड ने एक्ट के नाम पे, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। देखिए, अभी तो संसद में प्रस्ताव आया नहीं है, और आने के बाद ही उस पर कुछ वक्तव्य हो सकता है। लेकिन इधर कई वर्षों से आप मतलब राजनीतिक दल छोड़ दीजिए, तो धार्मिक जो धर्मगुरु, खास तौर से मुस्लिम धर्मगुरु भी तमाम आए हैं, चाहे वो बहाई हों, चाहे वो शिया धर्मगुरु हों, चाहे सुन्नी धर्मगुरु हों। वो उन लोगों ने अनियमितताओं के बारे में, उनके अधिकारों के दुरुपयोग के बारे में उन्होंने शिकायत करी है, प्रदेश सरकारों में भी करी है और केंद्र में भी करी है। सबका निदान जरूरी है, लेकिन अभी प्रस्ताव आना बाकी है, आएगा तो फिर इसके बारे में मैं बोलूँगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयांश, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। और इन्हीं वामपंथी पत्रकारों को, वामपंथी सोच वालों को हम उजागर कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, जिनको दिख ही नहीं रहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है। उनको छात्र दिख रहे हैं, उनको कट्टरपंथी आतंकवादी नजर नहीं आते। यही विडंबना है। वो टीन वाला चश्मा पहनते हैं, उससे कुछ नजर भी नहीं आता। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को और मेरी पूरी टीम को, हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।